इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई। हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़ी जानकारी आ रही है। हादसे वाली जगह पहुंची है रेस्क्यू टीम, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है हेलीकॉप्टर क्रैश की जगह पर, और ये बड़ी जानकारी है। जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच गई है उस जगह पर जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश किया। ये बड़ी जानकारी अपने आप में। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है हमें? पहली टीम जो है वो क्रैश साइट के बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसने ये भी बताया कि देखिए लगातार उस इलाके में बारिश हो रही है, जिससे विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लीन हो गई है। बारिश की वजह से विजिबिलिटी क्लीन हो जाने की वजह से उनको एक डायरेक्शन मिल गया है, और यही वजह है कि टीम लगातार उस इलाके के पास पहुंच रही है जहां पे क्रैश हुआ है, क्योंकि उसके बेहद करीब एक गाँव है जहां से लगातार उन लोगों से भी रेस्क्यू टीम ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी तरीके का कोई ऐसा ब्लास्ट की आवाज नहीं सुनी। तो सुमेरा, कई ऐसे स्पेकुलेशन है लगातार जो कहे जा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या होगा। टीम अभी भी बहुत क्लोज है, पहुंचने वाली है, लेकिन जो स्पेकुलेशंस है, जो लगातार वहां से खबरें आ रही हैं, वो यही बता रही हैं कि वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। रेस्क्यू टीम को जरूर बढ़त मिली है, सफलता मिली है, लेकिन अब तक टीम उसके बिल्कुल करीब पहुंची है, उस साइट पर एग्जैक्टली नहीं पहुंची है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है रेस्क्यू टीम के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे थे कि आखिरकार प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे थे कि आखिरकार जो प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर और उसके साथ थे, वो कैसे पहुंच गया इस पूरे एरिया में। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि वहां पर 70 मीटर तक के लंबे पत्थर हैं, माउंटेन्स हैं। तो ऐसे में इन माउंटेन्स का इस्तेमाल क्या अटैक करने के लिए किया जा सकता है? क्या वहां पर गुफा बनाकर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जा सकता है? क्योंकि इन इलाकों में अक्सर, क्योंकि जब बहुत ज्यादा फॉगी होता है तो लो फ्लाइंग की बात कही जाती है। तो ऐसे इलाकों के अंदर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है रॉकेट लॉन्चर अटैक से या फिर दूसरी चीजों से, तो ये बड़ी प्रबल चीजें हैं जो अभी भी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। तो कई एंगल्स पे लगातार रेस्क्यू टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन भी जारी है कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई, कहां लैप्सेस हुए। प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में जब 2 हेलीकॉप्टर और थे तो उनको सूचित क्यों नहीं किया गया? वो आखिरकार कितने डिस्टेंस, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जाता है कि उसको जो रेस्क्यू, जो पीछे हेलीकॉप्टर चल रहे होते हैं, उनको उनके साथ ये डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है कि आखिरकार अगर सामने वाले यानी प्रेसिडेंट के मेन हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आती है तो वो उसके रेस्क्यू के लिए तुरंत वहां पर पहुंच सके। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज को तलाशा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी साइड बाय साइड चलती जा रही है। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए, अगर ये जानकारी सामने आ रही है कि पहली टीम पहुंच गई है, यानी अब एग्जैक्ट लोकेशन तक की जानकारी भी मिल गई है, और क्या वहां तक टीम पहुंची है, तो फिर और क्या जानकारी सामने? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है, लेकिन उसके आगे कोई और जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर रेस्क्यू टीम ठीक उस जगह पर लोकेट कर लेती है, वहां पहुंच जाती है, तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी ये देखने के लिए कि राष्ट्रपति कहाँ है, विदेश मंत्री कहाँ है, उनसे कांटेक्ट होता है कि नहीं। और अगर उनसे कांटेक्ट होता है तो मुझे लगता है कि कांटेक्ट होने के कुछ सेकंड के भीतर वो तेहरान तक ये बताएंगे कि हाँ, राष्ट्रपति सुरक्षित है, विदेश मंत्री सुरक्षित है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद भी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि ईरान के राष्ट्रपति किस हालत में है, ईरान के विदेश मंत्री क्या है। और देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री 4 घंटे से ज्यादा वक्त से लापता हैं, उनके बारे में कोई कांटेक्ट नहीं है। और इसीलिए ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा है कि हमने आर्मी रवाना की है, हमने IRGC ट्रूप्स रवाना की है, हमने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को वहां पर रवाना किया है। और इन सब से बढ़कर बात, आखिरकार 3 में से वही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ जिसमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सवार थे? देखिए, हमने लगातार बताया I-17 हेलीकॉप्टर काफी सुरक्षित होता है, वो इस तरह के मौसम में फ्लाई कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो 2 हेलीकॉप्टर जिसमें कि दूसरे और मंत्री शामिल बैठे हुए थे, जो ऊर्जा मंत्री बैठे थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे थे, वो सुरक्षित पहुंच गए। कम से कम मंत्रियों के हेलीकॉप्टर से तो बढ़िया ही हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति का होगा। और अगर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में नहीं फ्लाई कर पा रहा है और बाकी मंत्रियों का हेलीकॉप्टर फ्लाई कर पा रहा है, इस वजह से ईरान में पैनिक है, इस वजह से अब मिडिल ईस्ट में तनाव हो रहा है। सवाल तो उठेंगे और वो सवाल उठ रहे हैं। हालांकि तीनों ही हेलीकॉप्टर Mi-17I हेलीकॉप्टर थे, लेकिन सवाल जरूर है क्योंकि से एक साथ उड़ान भरी, एक जगह और एक इलाके से गुजर रहे थे, और ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति का ही जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश करता है। लेकिन कहा गया कि हार्ड लैंडिंग हुई है, तो वो भी एक बार फिर से आपको बताते हैं कि दरअसल हार्ड लैंडिंग का क्या मतलब है। क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, जिसपे ईरान के राष्ट्रपति रईसी सवार थे। तो देखिए, दरअसल क्या है,
ये बड़ा सवाल है कि ये हादसा है या ये साजिश है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है तमाम तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन हार्ड लैंडिंग क्या होती है? ज़मीन से ज़ोर से टकराना, यानी हेलीकॉप्टर नॉर्मल लैंड नहीं करता है, वो बहुत ज़ोर के साथ आकर ज़मीन के साथ टकराता है। टक्कर से नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि टक्कर होती है और क्योंकि एक नॉर्मल लैंडिंग नहीं हो रही होती है, इस वजह से नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। यानी जब लैंड करेगा, क्योंकि वो हार्ड लैंडिंग है, यानी वो इस तरह से लैंड कर रहा है जिसमें वो तेज़ी के साथ ज़मीन पर आता है, या किसी तरह की गड़बड़ी की वजह से वो इस तरह से लैंड कर रहा है, नॉर्मल लैंडिंग नहीं है, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या वजहें हो सकती हैं इस तरह की हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग की वजह? जो इंजन है उसमें किसी तरह की ख़राबी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, यानी कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, मैकेनिकल दिक्कत आने की वजह से ऐसा हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम फेल होने की वजह से ऐसा हो सकता है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से हो सकता है, और इस इलाके में उस वक्त विजिबिलिटी कम थी, मौसम ख़राब होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि जो हेलीकॉप्टर है उसे हार्ड लैंडिंग करनी पड़े, उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़े। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, ये वो आपको बता देते हैं, जहाँ से मुलाकात करके आ रहे थे वो अज़रबैजान का इलाका है। अज़रबैजान के राष्ट्रपति वहाँ मौजूद थे और अज़रबैजान के राष्ट्रपति का पहला बयान सामने आ गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर उन्होंने अपना पहला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से चिंता जाहिर की है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि हम चिंतित हैं, हम सभी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। ईरान हमारा पड़ोसी देश है, ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, वो हमारे भाइयों जैसे हैं, और हम ऐसे समय में सलामती की दुआ कर रहे हैं। इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात आज हुई थी, उन्होंने ये भी साझा किया। मुलाकात होने के बाद वो वहाँ से रवाना हुए हैं और फिर इस तरह के हालात बने। तो देखिए, इस वजह से भी इसकी बहुत अहमियत है कि जाहिर सी बात है ये पड़ोसी देश है, यहीं पर गए थे, अज़रबैजान ही गए थे इब्राहिम रईसी, और वहीं से वापसी में ये हादसा हुआ है जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन अब अज़रबैजान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए जिस तरह के हालात रहे हैं, एम्बेसडर सचदेव जी, अज़रबैजान की हम कुछ समय पहले भी बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत अच्छे हालात रहे हैं, काफ़ी तनावपूर्ण हालात रहे हैं, और ये जो बांध है वो दरअसल एक दोस्ती का बांध भी था, यानी इससे रिश्ते सुधारने की कोशिश भी थी। ऐसे में अज़रबैजान की तरफ से और अब हम ऐसा लगता है कि बाकी देशों की तरफ से भी, यानी इजराइल, अमेरिका, सबकी तरफ से ये ज़रूर सुनेंगे कि उनकी तरफ से ये कहा जाए कि इसमें किसी तरह का कोई सैबोटाज नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जी, ये सवाल अपने में महत्व रखता है और इसका उत्तर जल्दी ही मिलना चाहिए। एक तरफ तो अज़रबैजान का आर्मीनिया से झगड़ा रहा है और पिछले 3-4 साल से एक दूसरे से नगोर्नो काराबाख को लेकर के सेना एक दूसरे के ऊपर हावी रही हैं, और रूस ने उन दोनों के बीच में एक समझौता कराया था जिससे कि अज़रबैजान को नगोर्नो काराबाख होते हुए टर्की तक जाने का रास्ता मिल रहा था। ईरान ने इसका विरोध किया क्योंकि इस रास्ते के, इस कॉरिडोर के बनने की वजह से आर्मीनिया से ईरान के जो कॉरिडोर हैं उसमें व्यवधान पैदा हो रहा था, और इसको लेकर के अज़रबैजान और ईरान के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के दूतावासों में लोगों की कमी की है, और अज़रबैजान के दूतावास पर तेहरान में हमला भी हुआ था पिछले साल। उसके बाद अज़रबैजान ने अपने दूतावास बंद कर दिया था। ईरान ने भी अपने दूतावास से लोग हटाए थे, और एक कॉन्सुलेट जो बगल में जो नज़दीक में हुआ करती थी अज़रबैजान में, उसे बंद कर दिया था। तो ये सब घटनाक्रम हो चुका है, और अज़रबैजान को ईरान की तरफ से कई बार चेतावनी दी गई है कि इज़राइल के जासूसी संस्थान मोसाद को अपने यहाँ जगह न दे। और ये सब होते हुए अगर इस तरह की कोई आशंका सच साबित होती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे मध्य पूर्व की हालत में खराबी आएगी और विवाद बढ़ेगा। अज़रबैजान और ईरान के बीच में जो संबंध सुधर रहे थे उनके ऊपर भी परेशानी के बादल फिर से छा जाएंगे। किसी भी तरह के, अगर इस तरह की किसी भी जिस तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, अगर इस तरह के किसी तरह के सैबोटाज की खबर सामने आती है, कोई जानकारी मिलती है, तो वो पूरी तरह से इस पूरे इलाके के हालात को बदलेंगे, उसे ज़रूर प्रभावित करेंगे।